डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 7 के पार्ट 1 में स्टोरेज क्लासेस के बारे में समझेंगे, जिसमें हम ऑटो और रजिस्टर स्टोरेज क्लास को देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग के 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 1 फंक्शन, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लेक्चर 4 फंक्शन एंड एरे, लेक्चर 5 फंक्शन एंड स्ट्रिंग, लेक्चर 6 रिकर्सन के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 7 स्टोरेज क्लास पार्ट 1। आज की वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम वेरिएबल के प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, स्टोरेज क्लास के बारे में समझेंगे, स्टोरेज क्लास के टाइप्स को देखेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेरिएबल। जब भी हम प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि हम लोग अक्सर प्रोग्राम में करते आ रहे हैं, तो उस वेरिएबल के 7 बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। उनमें से 3 प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉमनली समझते हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सभी डेटा टाइप जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यूज करते हैं। दूसरा है नेम ऑफ वेरिएबल। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का एक नाम रखते हैं और वो नाम एक आइडेंटिफायर होता है। जैसा कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर में लिखा इंट एक्स, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल का नाम है। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक का साइज डेटा टाइप और आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, मतलब हम किस टाइप के कंपाइलर में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किए हैं। मतलब या तो वो 16 बिट कंपाइलर होगा या फिर 32 बिट कंपाइलर। पहले हम इन 3 प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट, वेरिएबल का नाम n और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने उसमें 10 स्टोर किया। तो आप बता सकते हैं जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसका डेटा टाइप क्या है। इसका डेटा टाइप इंट है और इस वेरिएबल का नाम n है। इसमें जो हमने वैल्यू स्टोर किया 10, ये वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकता है। और इस वेरिएबल का जो साइज होगा, जैसा कि हमने समझा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेटा टाइप कौन सा है और हम किस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर वो 16 बिट कंपाइलर है तो इंट डेटा टाइप का साइज 2 बाइट्स होगा, और अगर वो 32 बिट्स कंपाइलर है तो इंट डेटा टाइप का साइज 4 बाइट्स होगा। अगर हमने टर्बो कंपाइलर में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है तो वो 16 बिट कंपाइलर है और वहाँ पे इंट का साइज 2 बाइट्स होगा। और अगर हम कोड ब्लॉक में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किए हैं तो वो 32 बिट कंपाइलर है और उसमें इंट का साइज 4 बाइट्स होगा। इस 3 प्रॉपर्टी के अलावा किसी वेरिएबल के और भी 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें चौथा प्रॉपर्टीज है स्टोरेज ऑफ द वेरिएबल। मतलब वो वेरिएबल कंप्यूटर में कहाँ मेमोरी लोकेशन लेगा, या तो वो रैम में मेमोरी लोकेशन लेगा या फिर सीपीयू रजिस्टर में। पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो है डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू या तो गार्बेज होगा या फिर 0 होगा। अब तक जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए हैं उसमें हमने देखा कि डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो गार्बेज होता है, लेकिन ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होता है। वेरिएबल का जो छठा प्रॉपर्टी है वो है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। जैसा कि हमने फंक्शन के वेरिएबल लेक्चर में समझा था कि वेरिएबल का स्कोप या तो विद इन द प्रोग्राम होता है या फिर फंक्शन और ब्लॉक होता है। और जो सातवां प्रॉपर्टी है वो है लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का लाइफ टाइम मतलब टाइम पीरियड ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल क्रिएशन से लेकर वेरिएबल के डिस्ट्रक्शन तक के टाइम का पीरियड। ये जो 4 प्रॉपर्टी हमने देखा, स्टोरेज ऑफ द वेरिएबल, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, स्कोप ऑफ द वेरिएबल और लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। स्टोरेज क्लास किसी वेरिएबल के इन 4 प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। स्टोरेज क्लासेस, जैसा कि हम जानते हैं, वेरिएबल फिजिकल मेमोरी लोकेशन लेता है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। फिजिकल मेमोरी लोकेशन हो सकता है रैम या फिर सीपीयू रजिस्टर। सी प्रोग्राम के सारे वेरिएबल के स्टोरेज क्लास होते हैं। सी प्रोग्राम में स्टोरेज क्लास ये बताता है वेरिएबल कहाँ मेमोरी लोकेशन लेगा, रैम या फिर सीपीयू रजिस्टर में। वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, गार्बेज या फिर 0। वेरिएबल का स्कोप क्या होगा और वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल के 4 स्टोरेज क्लास होते हैं। चलिए उसे हम एक एक करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। सी प्रोग्रामिंग में 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस होते हैं।
पहला ऑटो स्टोरेज क्लास, दूसरा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तीसरा स्टैटिक स्टोरेज क्लास और चौथा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। चलिए इन सभी स्टोरेज क्लासेस को एक एक कर समझते हैं। ऑटो स्टोरेज क्लास, यहाँ पर ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक वेरिएबल जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्टैक एरिया में मेमोरी लोकेशन लेता है। ऑटो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम ऑटो कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑटो वेरिएबल स्टैक यानी रैम में मेमोरी लोकेशन लेता है। ऑटो वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। ऑटो वेरिएबल का स्कोप लोकल टू ब्लॉक या फिर विद इन द फंक्शन होता है। ऑटो वेरिएबल का लाइफ टाइम फंक्शन के एग्जीक्यूशन तक होता है। अगर हम ऑटो वेरिएबल के डिक्लेरेशन की सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले कीवर्ड ऑटो, देन डेटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम, नाउ सेमीकोलोन। नोट करने वाली बात यह है कि सी लैंग्वेज में डिफाइंड सारे लोकल वेरिएबल ऑटो वेरिएबल होते हैं। अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में ऑटो कीवर्ड यूज करें या फिर ना करें। अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें दो फंक्शन है, मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमने 10 स्टोर किया और यहाँ पे हमने फन फंक्शन को कॉल किया है और फन फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑटो इंट बी असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें हमने 20 असाइन किया है। ना यहाँ पर ऑटो कीवर्ड लगा है और ये जो इंट टाइप का बी वेरिएबल है ये एक ऑटो वेरिएबल है और मेन फंक्शन के अंदर जो हमने इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये भी ऑटो वेरिएबल है। जैसा कि हमने समझा कि कोई भी लोकल वेरिएबल अगर हम ऑटो कीवर्ड को यूज ना भी करें तो भी वो एक ऑटो वेरिएबल होगा। मतलब जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर वो सारे वेरिएबल ऑटो वेरिएबल होते हैं। तो इंट ए भी एक ऑटो वेरिएबल है और फन के अंदर डिक्लेयर्ड इंट बी भी एक ऑटो वेरिएबल है। मतलब बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल ऑटो वेरिएबल होते हैं। चलिए ऑटो स्टोरेज क्लास के एग्जाम्पल को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है ऑटो वेरिएबल 1.c के नाम से। हम यहाँ पर स्टोरेज क्लास के एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑटो वेरिएबल के एग्जाम्पल को देखेंगे। मैं यहाँ पर हेडर फाइल std_add.h को इंक्लूड करता हूँ as include stdio.h। नाउ मेन फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ void void main। नाउ बॉडी स्टार्ट और इस बॉडी के अंदर हम अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैं इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए और इसमें अभी मैंने कुछ असाइन नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ऑटो वेरिएबल है। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक ऑटो वेरिएबल होता है। हम अगर ऑटो कीवर्ड यूज करें तो भी और नहीं भी यूज करें तो वो डिफ़ॉल्ट ऑटो वेरिएबल होता है। अगर हम इसमें ऑटो लगा देते हैं AUT ऑटो, नाउ इट इज़ ऑलरेडी ऑटो वेरिएबल। आप यूज कर भी सकते हैं ऑटो कीवर्ड, नहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ऑटो वेरिएबल के वैल्यू को देखें तो ये फंक्शन के अंदर का वेरिएबल है और इसका वैल्यू गार्बेज होगा। अगर हम printf से शो करें, मैं यहाँ पर मैसेज में लिख देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर न्यू लाइन क्रिएट करके /n वैल्यू ऑफ ए, और ये इंटीजर टाइप का है तो हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम a, नाउ सेमीकोलन। और अगर हम इसे अभी रन करके देखें F9 तो देखिए हमें इसमें क्या मिला, वैल्यू गार्बेज, कुछ भी मिला है, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू है 48। नाउ अगर एक ब्लॉक के अंदर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो भी ऑटो वेरिएबल होता है। मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कीजिए। नाउ ये ब्लॉक है। अगर हम एक ब्लॉक के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो एक ऑटो वेरिएबल होता है। नाउ यहाँ पर हम ऑटो कीवर्ड यूज करें या ना करें, फिलहाल मैं कर देता हूँ AUTO ऑटो और इंट टाइप का मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ b और जिसमें मैं असाइन कर देता हूँ, मैंने असाइन किया इसमें 20। नाउ अगर हम इस ब्लॉक के अंदर ऑटो वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं ए को, फिलहाल ए में अभी कुछ भी असाइन नहीं है बट मैं इसमें असाइन कर देता हूँ। मैंने इसमें असाइन किया 10 और यहाँ पर हम एक printf यूज कर रहे हैं और हम इस ब्लॉक के अंदर ए को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ए इसी फंक्शन के अंदर है। इस फंक्शन के अंदर ये ब्लॉक है तो हम इस ब्लॉक के अंदर फंक्शन के सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लॉक इसी फंक्शन के अंदर है। नाउ मैं /n यूज कर रहा हूँ और यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए और यहाँ पर %d क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है। नाउ कॉमा देकर ए सेमीकोलन। अगर हम बी को भी एक्सेस करना चाहे तो ऑब्वियसली कर सकते हैं क्योंकि बी तो उसी ब्लॉक के अंदर है। नाउ मैं यहाँ लिख देता हूँ printf और डबल कोटेशन के अंदर /n से न्यू लाइन क्रिएट करके वैल्यू ऑफ बी कोलोन %d, नाउ कॉमा देके वेरिएबल का नाम b। नाउ इस तरह से हम
बी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते तो गार्बेज होता है, बट हमने 20 स्टोर किया है और हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो ये ए वेरिएबल भी यहाँ पे एक्सेस होगा और बी भी एक्सेस होगा, क्योंकि विद इन द फंक्शन है और इस ब्लॉक के अंदर हम फंक्शन के सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ना। अगर हम बिल्ट और रन करें तो देखिए हमें क्या मिला, वैल्यू ऑफ ए 10, ये तो ये वाला है, और ये वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे फिर से 10 आया है, और वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे बी का वैल्यू 20 आया है ना इस फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के अंदर बट इस ब्लॉक के बाहर अगर हम बी वैल्यू को एक्सेस करना चाहें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ printf, और जैसा कि एक फंक्शन या ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको हम उसी ब्लॉक तक एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम एक्सेस करना चाहें तो भी वो एक्सेस नहीं होगा, एरर होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्लैश एन यूज़ कर रहा हूँ और वैल्यू ऑफ बी नाउ कोलोन %d इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम बी नाउ सेमी कोलोन। अब हम अगर इसे रन करें तो यहाँ पर एरर होगा ना। मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर एरर आया। तो एक ऑटो वेरिएबल को हम विद इन द ब्लॉक और विद इन द फंक्शन यूज कर सकते हैं, और बी वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर है तो हम इस ब्लॉक के बाहर इसे यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटो वेरिएबल में ऑटो वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल ऑटो वेरिएबल होता है, ऑटो वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है, ऑटो वेरिएबल को हम विद इन द फंक्शन और विद इन द ब्लॉक एक्सेस कर सकते हैं, और जो लास्ट पॉइंट है, ऑटो वेरिएबल रैम में मेमोरी लोकेशन लेता है स्टैक एरिया में विद इन द फंक्शन। रजिस्टर स्टोरेज क्लास, इसका यूज लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने में किया जाता है जो कि सीपीयू रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लेगा। जैसा कि जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं नॉर्मली अगर वो रजिस्टर वेरिएबल नहीं है तो वो रैम में मेमोरी लोकेशन लेते हैं, लेकिन अगर हम लोकल वेरिएबल को रजिस्टर कीवर्ड से डिक्लेयर कर दें तो वो लोकल वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लेगा। सीपीयू रजिस्टर सीपीयू में एक मेमोरी एड्रेस होता है, लेकिन सीपीयू रजिस्टर का साइज बहुत ही कम होता है और इसमें हम ऐसे लोकल वेरिएबल जिसका बहुत ज़्यादा यूज हो उसे हम रजिस्टर वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि रजिस्टर वेरिएबल ऑटो वेरिएबल से फास्ट एक्सेस होता है। कीवर्ड, रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टोरेज, जैसा कि हमने समझा कि रजिस्टर वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लेता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रजिस्टर वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। स्कोप, रजिस्टर वेरिएबल भी एक लोकल वेरिएबल होता है और इसका स्कोप लोकल टू ब्लॉक या फिर फंक्शन होता है। लाइफ टाइम, लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम फंक्शन के एग्जीक्यूशन तक होता है। अगर हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सिंटेक्स होगा, रजिस्टर कीवर्ड देन डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम नाउ सेमीकोलन। राइट साइड में अगर आप देखिए तो मैंने यहाँ पर एक मेन फंक्शन डिफाइन किया है और इस ब्लॉक के अंदर ये एक लोकल वेरिएबल है इंट ए, और इस लोकल वेरिएबल के आगे हमने रजिस्टर कीवर्ड यूज किया है। तो ये एक रजिस्टर वेरिएबल है और ये रजिस्टर वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर मेमोरी लोकेशन लेगा जो कि ऑटो वेरिएबल से फास्ट एक्सेस होगा। नोट करने वाली बात यह है कि हम सभी लोकल वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल से डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर का मेमोरी स्पेस कम होता है, और अगर हम बड़े डेटा टाइप के वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल से डिक्लेयर करें तो भी वो ऑटो वेरिएबल होगा। चलिए इसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर रजिस्टर स्टोरेज क्लास के एग्जाम्पल को शो करने जा रहा हूँ। सिंपली अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैंने यहाँ पे एक int टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया a, तो अभी ये एक ऑटो वेरिएबल है और इसमें मैंने असाइन किया 2। बट अगर हमें रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें एक रजिस्टर कीवर्ड यूज करना होगा। मैं इस a वेरिएबल के ऊपर रजिस्टर कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ REGISTER रजिस्टर। इसके बाद हम डेटा टाइप यूज करेंगे। मैंने int टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i। नाउ इसमें मैंने असाइन किया 1। ये एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है i जिसमें हमने 1 असाइन किया। तो अभी हमने समझा कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास सीपीयू रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लेता है, तो ये i वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लेगा। अगर किसी वेरिएबल को हमें बार बार यूज करना है तो हम उस वेरिएबल को रजिस्टर क्रिएट करते हैं। नाउ यहाँ पर हम i वेरिएबल को इस प्रोग्राम में बार बार एक्सेस करेंगे, इसलिए मैंने उसे रजिस्टर वेरिएबल बनाया है। कॉमा देकर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का है b, जिसमें मैंने असाइन किया 3। नाउ कॉमा देकर c, और इसमें मैंने असाइन किया 4। तो इस तरह से हमने 3 ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर किया है a b c, और एक रजिस्टर वेरिएबल i जिसमें हमने 1 असाइन किया है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर a असाइन a प्लस i, तो देखिए i वेरिएबल का यहाँ पर यूज हुआ है। हम यहाँ पर लिखते हैं b
असाइन बी प्लस आई। फिर से यहाँ पर हमने आई वेरिएबल को यूज किया, हम यहाँ पे लिखते हैं सी असाइन सी प्लस आई। यहाँ पे हमने फिर से आई वेरिएबल को यूज किया। अगर किसी वेरिएबल को हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उसे रजिस्टर वेरिएबल बनाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, अभी हमने समझा कि वो CPU रजिस्टर मेमोरी लोकेशन लेगा और उसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है। तो जो ऐसे वेरिएबल हैं जिसे हमें बार बार एक्सेस करना होता है उसे हम रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ना यहाँ पर मैं प्रिंटफ से सारे वैल्यू को शो कर देता हूँ। ऐसे तो हमने कुछ खास इसमें किया नहीं है, बट आई को हमने बार बार यूज किया है। मैं यहाँ पर स्लैश एन यूज करके लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए कोलोन %d इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा देके वेरिएबल का नाम ए, नाउ सेमी कोलोन। इस तरह से हम बाकी सारे को भी प्रिंट कर देते हैं बी सी डी को। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ और स्लैश एन के बाद वैल्यू ऑफ बी कोलोन %d क्योंकि इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा देके वेरिएबल का नाम भी सेमी कोलोन प्रिंट एफ और डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन वैल्यू ऑफ सी कोलोन %d क्योंकि इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा देकर सी सेमी कोलोन। चलिए इसे रन कर लेते हैं। मैंने रन किया इसे और आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आया। ए का वैल्यू 3 आया है, 2 + 1 3, बी का वैल्यू 3 + 1 4 और सी का वैल्यू 4 + 1 5। तो अगर इसे हम एनिमेशन से समझे तो आपको बेटर क्लियर होगा। चलिए इसे हम एनिमेशन से समझते हैं। लेफ्ट साइड में जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें हमने कोई भी रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ पर आई एक इंट वेरिएबल है जिसमें हमने 1 असाइन किया, ए जिसमें हमने 2 असाइन किया है, बी हमने 3 असाइन किया है और सी में 4 असाइन किया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने कोई भी रजिस्टर वेरिएबल अभी डिक्लेयर नहीं किया है। नाउ यहाँ पर हमने ए असाइन ए प्लस आई, देन बी असाइन बी प्लस आई, देन सी असाइन सी प्लस आई। यहाँ पे आई वेरिएबल को हम ए के साथ भी ऐड कर रहे हैं, नाउ आई वेरिएबल को हम बी के साथ ऐड कर रहे हैं और आई वेरिएबल को हम सी के साथ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आई का यूज तीनों ही ऑपरेशन में हो रहा है। नाउ राइट साइड में ध्यान दीजिएगा, लेट अस सपोज ये सीपीयू है और ये रैम। ये सीपीयू का रजिस्टर एरिया है जहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। रैम में आई वेरिएबल मेमोरी लोकेशन लेगा विथ वैल्यू 1, ए वेरिएबल मेमोरी लोकेशन लेगा विथ वैल्यू 2, बी वेरिएबल विथ वैल्यू 3, सी वेरिएबल विथ वैल्यू 4। अगर हम पहले ऑपरेशन की बात करें तो ए असाइन ए प्लस आई, जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए का वैल्यू रजिस्टर में आएगा 2, आई का वैल्यू रजिस्टर में आएगा 1। जैसा कि आई वेरिएबल का वैल्यू 1 रैम में स्टोर है और कैलकुलेशन के लिए जब आई का वैल्यू 1 रैम से सीपीयू के रजिस्टर में आएगा तो उसमें कुछ समय लगेगा। नाउ कैलकुलेशन के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा 3 ए में असाइन होगा। देन आफ्टर बी प्लस आई, यहाँ पर देखिए आई का फिर से यूज हो रहा है। नाउ बी का वैल्यू 3 रजिस्टर में आएगा, नाउ फिर से आई का वैल्यू 1 रजिस्टर में आएगा और फिर से आई वेरिएबल का वैल्यू 1 को रैम से रजिस्टर में आने में समय लगेगा। इन दोनों के सम के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 4 होगा और वो बी में असाइन होगा। नाउ इस तरह से बी में 4 असाइन होगा। सी प्लस आई, नाउ इस बार कैलकुलेशन में भी सी का वैल्यू 4, देन आई का वैल्यू फिर से रजिस्टर मेमोरी में आएगा और फिर से आई वेरिएबल का वैल्यू 1 जो कि रैम में है उसे रैम से रजिस्टर में आने में समय लगेगा। नाउ 4 + 1 5 और सी में अब 5 स्टोर होगा, सी बिकम 5। इसमें हमने देखा जब भी कैलकुलेशन हुआ आई का वैल्यू रजिस्टर एरिया में आया। जब आई का वैल्यू रजिस्टर एरिया में आ रहा था तो आई को एक्सेस करने में कुछ टाइम लगा होगा, और जब किसी वेरिएबल का कैलकुलेशन में मल्टीपल टाइम यूज हो तो अगर हम उस वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो उसका एक्सेस टाइम कम होगा। अगर हम इस आई वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें कुछ इस तरह से, नाउ आई अब एक रजिस्टर वेरिएबल है और जैसा कि हमने समझा रजिस्टर वेरिएबल सीपीयू के रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लेता है। नाउ आई यहाँ पर सीपीयू के रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लिया है और बाकी वेरिएबल ए, बी और सी रैम में मेमोरी लोकेशन लेंगे। नाउ ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। इस बार जब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन फास्ट होगा। ए प्लस आई, ए का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1। आई सीपीयू के रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन ले रहा है तो इसका एक्सेस टाइम कम होगा। नाउ 2 + 1 3, ये वैल्यू 3 ए में स्टोर होगा। नाउ ए बिकम 3। नाउ बी प्लस आई का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बी का वैल्यू 3, जैसा कि आई का वैल्यू 1 सीपीयू के रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लिया है आई 1 तो इसका एक्सेस टाइम कम होगा। नाउ 3 + 1 जो वैल्यू होगा 4 वो बी में असाइन होगा। नाउ बी में अब 4 होगा। नाउ सी प्लस आई, सी का वैल्यू 4 रजिस्टर में, जैसा कि आई यहाँ पर 1 पहले से ही रजिस्टर में है तो इसका एक्सेस टाइम कम होगा। नाउ 4 + 1 वैल्यू 5 और ये 5
सी में स्टोर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल सीपीयू के रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन लेता है और उसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है। तो जैसा कि इस वीडियो लेक्चर स्टोरेज क्लास पार्ट 1 में हमने ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में समझा, रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बारे में समझा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टोरेज क्लास पार्ट 2 में हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के बारे में समझेंगे। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज क्लास वेरिएबल हैज फास्ट एक्सेस टाइम इन सी लैंग्वेज। मतलब आपको बताना है सी लैंग्वेज में कौन से स्टोरेज क्लास का वेरिएबल का एक्सेस टाइम फास्ट होता है। आपके ऑप्शन है ए ऑटो, बी एक्सटर्न, सी रजिस्टर और डी स्टैटिक। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।